चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ाइए। आज काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो गया है और आज मैंने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया कि मुझे थोड़े उसमें कर देते हैं और जैसे लीड कोड पद्धति से उसमें मैंने 4 क्वेश्चन लगातार कर दिए। अब आगे बढ़ना है। आगे आगे क्या आगे मुझे ये करने हैं बीडब्ल्यू के प्रोसेस। एचपी मेरे लास्ट गोल था, ये फर्स्ट गोल पर ये मैंने पहले ही किया। अभी ये अब मुझे बीडब्ल्यू करना है। बीडब्ल्यू यूनिट 2 खाली यूनिट 2 खत्म करना है। यूनिट 2 खत्म करना है। तो चलते हैं यूनिट 2 खत्म करने। तो मैं आपको नोट्स फाइल की बात मुझे जो पढ़ना है नोट्स लिख लेता हूँ। और ये so this is our notes. But I'm going to lecture complete. So I'm going to lecture and here. तो पहले तो हम यहाँ पे डेटा समझ रहे थे। डेटा कनेक्शन क्या होता है, ये सब वीडियो भी थी। I12 will also be equal to I23 equals to I31 equals to IPH। तो पिछली बार की तरह जो कि ये बैलेंस सिस्टम है, तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर भी सभी ये फेज करंट इसको कर लेते हैं। छोटे से बढ़ेंगे अच्छे। Hello everyone, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan, and again I am there with you with the videos of basic electrical engineering on module number 3. And our today's topic for this video is the connection of three-phase AC, specifically in delta type. So in our previous video we were discussing about the connection of three-phase balanced AC in a star connection. उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि स्टार कनेक्शन में बैलेंस सिस्टम को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। सेम वीडियो में हम लोगों ने ये भी बात किया हुआ था कि रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, और यही सारा कुछ हम लोग आज एक्सप्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, बट डेडिकेटेडली फॉर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो बैलेंस्ड थ्री फेज एसी कनेक्शन होगा डेल्टा टाइप, और उसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे कि डेल्टा के अंदर लाइन और फेज क्वांटिटीज होती कौन कौन सी है, उसके कनेक्शन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। एंड ऑल्सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज क्वांटिटी, और देखेंगे कि लाइन करंट फेज करंट के फॉर्म में क्या रिलेशन होते हैं, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के फॉर्म में क्या रिलेशन होते हैं जब बैलेंस डेल्टा कनेक्शन अप्लाई किया जाता है थ्री फेज सिस्टम पे। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि डेल्टा कनेक्शन में होता क्या है और किस टाइप के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो मैं आपके लिए क्विकली एक स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट फॉर अ कनेक्शन ऑफ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम इन डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन का स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग्स वेयर ऑल द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन अ बैक टू बैक अरेंजमेंट। मतलब जब आपके पास तीन अलग अलग सेट ऑफ कंडक्टर्स हैं, तीन अलग अलग टाइप के लोड हैं, या अगर जनरेटर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो तीन टाइप की वाइंडिंग के कॉइल्स हैं, तो अगर आपने उन तीनों कॉइल्स को बैक टू बैक अरेंजमेंट में कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज अ बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। आइए देखते हैं इसको कि एक्चुअल में ये सर्किट का कनेक्शन दिखाई कैसा देता है, कैसा किस टाइप का दिखता है ये। तो अज्यूम कर लेते हैं जल्दी से कि हमारे पास तीन सेट ऑफ कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैं ये जनरेटर के लिए पूरा एक्सप्रेशन करने जा रहा हूँ जैसा कि मैंने स्टार के केस में किया था, तो उसके लिए मैं ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, तीन सेट ऑफ कंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ बैक टू बैक अरेंजमेंट में कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो बैक टू बैक अरेंजमेंट बोलने का मतलब ये है कि जहाँ पे एक सेट ऑफ कंडक्टर एंड होता है, उसके एंडिंग पॉइंट से दूसरा सेट ऑफ कंडक्टर शुरू होना चाहिए। दूसरा सेट ऑफ कंडक्टर जहाँ पे एंड होगा वहां से तीसरा सेट ऑफ कंडक्टर शुरू होगा, और तीसरा जहाँ एंड होगा वहां से फिर पहला कंडक्टर शुरू होगा। एक चेन प्रोसेस होगा यहाँ पे, ठीक है। सो दैट एनी सच काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज अ बैक टू बैक अरेंजमेंट। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इस पॉइंट को लिखा हुआ है 1, इस पॉइंट को एक्सप्रेस किया हुआ है एज पॉइंट 2, और इसको मैं लिख देता हूँ पॉइंट 3। एक प्रॉपर एक मैंने सीक्वेंस बना दिया, ठीक है। सो
एक वाइंडिंग का सेक्शन जो है वो फ्रॉम 1 to 2 है, दूसरा वाइंडिंग 2 to 3 और तीसरा वाइंडिंग 3 to 1, ठीक है। तो फर्स्ट वाली सेक्शन वाइंडिंग जहां एंड हो रही है वहां से सेकंड वाइंडिंग शुरू हो रही है, सेकंड जहां एंड हो रहा है वहां से थर्ड, और थर्ड जहां एंड हो रहा है वहां से वापस से फर्स्ट। ये दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज डेल्टा फॉर्मेशन। यूजुअली इसको कई बार ऐसे डेल बना के भी शो कर दिया जाता है ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये डेल्टा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है। तो अब जैसा कि आपने स्टार का वीडियो अगर हमारा देखा होगा पिछली बार का, स्टार कनेक्शन में कैसे लाइन और फेज क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करते थे, तो उसी के फॉर्म में एक बार डेल्टा के अंदर भी एक्सप्रेस कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि यहाँ पे लाइन और फेज क्वांटिटी का एक्सप्रेशन होता कैसा है। तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे वोल्टेज को सीक्वेंस के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो V12 V12 1 से 2.3 ये की वोल्टेज और V23 2 से 3 के बीच की वोल्टेज विल बी हो V23 जाएगा V23 और ये और हो 3 जाएगा से 1 की वोल्टेज V31 V31 अगर मैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं तो, ठीक है। एंड सिमिलरली करंट्स की मैं अगर बात करूं तो 1 से 2 की तरफ I12 फेज करंट, I12 अगले फेज I23 की करंट होगी और I23 I31 और 3 से 1 की तरफ I31। तीनों फेज करंट्स को भी मैंने एक्सप्रेस कर दिया। तो ब्लू कलर से मैंने जितना भी कुछ एक्सप्रेस किया हुआ है ऑल आर द फेज क्वांटिटीज। अब लाइन क्वांटिटीज के टर्म में अगर मैं बात करूं तो देखते हैं लाइन क्वांटिटीज क्या क्या होंगी। तो तीन टर्मिनल्स निकलेंगे इनके मीटिंग पॉइंट्स पर, जहां दो वाइंडिंग्स मिलती है वहां से निकल रहे हैं तीन टर्मिनल्स जो जुड़ते हैं इस सर्किट से, यानी जो इस डेल्टा फॉर्मेशन की कॉइल्स को एक्चुअल एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बनने वाली जो क्वांटिटीज होंगी इनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो भी देख लेते हैं। जो ये पॉइंट 1 है ये पॉइंट आर की तरह बिहेव कर रहा है, 1 यानी जो सबसे आगे चलता हुआ फेज, सबसे लीडिंग फेज, ठीक है। तो इसी को आप चाहे तो आर भी लिख सकते हैं। जो 2 है ये आई फेज को एक्सप्रेस कर रहा है तो आई, और जो 3 है ये फेज बी को एक्सप्रेस कर रहा है तो बी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वोल्टेज और करंट को लाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सारी करंट्स को आई आर, आई वाई एंड आई बी। तो रेड कलर से मैंने जितना भी कुछ लिखा हुआ है ऑल आर लाइन करंट्स। अब लाइन वोल्टेज को अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो दिस शुड बी बिटवीन आर टू वाई वी आर वाई, वाई टू बी वी वाई बी, वाई से बी के बीच में, और वी बी आर बी से आर के बीच में फेज सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर लाइन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, फेज क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, और सिंस इट इज आल्सो अ बैलेंस सिस्टम देयरफॉर ऑल द लाइन वोल्टेजेस, ठीक है। तो अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर लाइन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, फेज क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, और सिंस इट इज आल्सो अ बैलेंस सिस्टम देयरफॉर ऑल द लाइन वोल्टेजेस आर गोइंग टू बी इक्वल, ऑल द लाइन करंट्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर, ऑल द फेज वोल्टेजेस आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर, एंड ऑल द फेज करंट्स आर आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो क्वांटिटीज को लाइन और फेज के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो वी कैन राइट ऑल द लाइन क्वांटिटीज आर, फर्स्ट थिंग लाइन वोल्टेजेस, लाइन वोल्टेजेस हम लोग लाइन देख रहे हैं यहाँ पे लाइन वोल्टेज वी आर वाई, लाइन करंट और लाइन since वोल्टेज it is a आर balanced इक्वल। phase therefore it should be equal to other line voltage that is VYB, and that should also be equals to VBR, और collectively हम लोग इनको VL लिख सकते हैं। In the same way all the line currents can be expressed as IR equals to IY equals to IB, collectively IL लिख सकते हैं हम लोग इन सबको। और अगर मैं फेज क्वांटिटी के फॉर्म में बात करूं तो फेज क्वांटिटीज में सबसे फर्स्ट फेज वोल्टेजेस V12 V23 एंड V31, all three are equal, therefore V12 equals to V23 equals to V31, और collectively इनको जैसा पिछली बार स्टार में हम लोगों ने लिखा हुआ था VPH, तो यहाँ पे भी इनको VPH के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। In the same way all the phase currents I12 will also be equal to I23 equals to I31 equals to IPH। तो पिछली बार की तरह जो कि बैलेंस सिस्टम है तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर भी सभी ये फेज करंट्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं, फेज वोल्टेजेस भी एक दूसरे के इक्वल हैं, वैसे ही लाइन करंट्स और लाइन वोल्टेजेस भी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि अब रिलेशन जब हम डिराइव करेंगे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बीच में और लाइन करंट एंड फेज करंट के बीच में, तब देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि डेल्टा कनेक्शन इज नथिंग बट अ बैक टू बैक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द थ्री सेट ऑफ वाइंडिंग्स या कनेक्शंस, where in the innermost section जो भी वोल्टेज और करंट बन रहे हैं दे आर नोन एज फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, आउटर सेक्शन या टर्मिनल्स के बीच में बनने वाले फेज वोल्टेज सॉरी जो वोल्टेज और करंट है उनको हम लोग बोलेंगे लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन लाइन क्वांटिटीज एंड फेज क्वांटिटी फॉर अ बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि क्या रिलेशन लाइन के बीच में, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं फेज रिलेशन की लाइन फॉर अ बैलेंस और करंट है उनको हम लोग बोलेंगे। इसे मैं नोट्स बना देता हूँ। लाइन क्वांटिटीज लाइन क्वांटिटीज है लाइन वोल्टेज और दूसरा है लाइन करंट। आई आर, आई वाई, आई बी, 1 2 3, V12 V23 और V31 I23 I31 लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, VRY और VBR इक्वल टू VYB और लाइन करंट IR इक्वल टू IB इक्वल टू IR इक्वल टू IB इक्वल टू IY। फेज क्वांटिटी
फेज वोल्टेज V23 equal to V31. Now we are going to establish the relation between line quantities and phase quantity for a balanced three-phase delta connected system. तो आइए देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है इनके बीच में। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं फेज रिलेशन की लाइन और फेज क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस फॉर अ बैलेंस्ड थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो एक बार फिर से मैंने यहाँ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम ड्रॉ करके रखा हुआ है। ब्लैक कलर से सारी क्वांटिटीज जो बनी हुई है ऑल आर फेज क्वांटिटीज, रेड कलर से बनी हुई क्वांटिटीज ऑल आर लाइन क्वांटिटीज। तो अब देखते हैं सबसे पहले रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस। तो सबसे फर्स्ट थिंग, ऑल द लाइन वोल्टेजेस आर गिवन एज VRY, VYB एंड VBR। सिमिलरली ऑल द फेज वोल्टेजेस आर गिवन एज V12, V23 एंड V31। ये सभी फेज वोल्टेजेस हैं। कलेक्टिवली VPH लिख सकते हैं और लाइन वोल्टेज को कलेक्टिवली VL लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको जज करेंगे इस पॉइंट से, तो पॉइंट 1 से 2 के बीच में देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है फेज में, दिस इज V12 एंड सिमिलरली ऑन द सेम साइड लाइन वोल्टेज भी है VRY। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड दैट VRY इज डायरेक्टली इक्वल टू V12 जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। V12 फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, पहली लाइन वोल्टेज और पहली फेज वोल्टेज के बीच का रिलेशन आपको मिल जाएगा। एंड सिंस इट इज अ सिमेट्रिकल और बैलेंस सिस्टम, तो बाकी की लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में भी ये रिलेशन होना चाहिए। या तो आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं या तो सिमेट्रिकल सिस्टम में तो वैसे भी सारी चीजें सेम ही होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो VYB शुड बी इक्वल टू V23। तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, VYB should be equals to V23 उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो VY फर्स्ट पार्ट में आपको मिल इस डायरेक्ट। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड दैट VRY इज डायरेक्टली इक्वल टू V12 जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। V12 फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, पहली लाइन वोल्टेज और पहली फेज वोल्टेज के बीच का रिलेशन आपको मिल जाएगा। एंड सिंस इट इज अ सिमेट्रिकल और बैलेंस सिस्टम, तो बाकी की लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में भी ये रिलेशन होना चाहिए। या तो आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं या तो सिमेट्रिकल सिस्टम में तो वैसे भी सारी चीजें सेम ही होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो VYB शुड बी इक्वल टू V23। तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, VYB should be equals to V23। और अगर थर्ड फेज के सिस्टम को आप अगर देखेंगे तो थर्ड में भी आपको ये वैल्यू मिलेगी VBR इज इक्वल्स टू V31। और सिंस हम लोगों ने पहले लिख रखा हुआ है कि ऑल ऑफ दीस लाइन वोल्टेजेस आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसका मतलब हम लोग इन सभी लाइन वोल्टेजेस को कलेक्टिवली लिख सकते हैं VL। और ये सभी के सभी फेज वोल्टेजेस V12, V23 एंड V31, ऑल ऑफ दीस थ्री फेज वोल्टेजेस आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे कैन बी कलेक्टिवली रिटन एज VPH। तो फाइनल रिलेशन जो आपको मिला डेल्टा के केस में, दैट इज the line voltage is equal to phase voltage for a three phase balanced delta connected system। तो बैलेंस डेल्टा कनेक्शन अगर है तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगी। तो क्या ये सेम थिंग करंट्स पे भी अप्लाई होता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लिखने जा रहे हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्शन के केस में लाइन और फेज करंट का क्या रिलेशन होता है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग, लाइन करंट्स, सिंस सिमेट्रिकल सिस्टम है तो लाइन करंट्स को हम लोग कलेक्टिवली IL लिख सकते हैं, दे आर IR, IY एंड IB। सिमिलरली फेज करंट्स को हम लोग बोल सकते हैं IPH। फेज करंट्स आर गिवन एज IPH दैट इज इक्वल्स टू I12, I23 एंड I31। ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, कलेक्टिवली IPH लिखा जा सकता है। तो क्या ये एक दूसरे के भी बराबर हैं? तो आइए चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज आवर फर्स्ट जंक्शन। यहाँ पे देखिए IR is the outgoing current, I12 is also outgoing current, but I31 is the incoming current। ऐसे फॉर्म में रिलेशन हम लोग नहीं बता सकते हैं इसको। तो आप याद कीजिए जब स्टार का कंडीशन था वहाँ पे करंट्स डायरेक्टली इक्वल थी एक दूसरे के लाइन और फेज दोनों की कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने वोल्टेज का रिलेशन ड्राइव किया हुआ था और वोल्टेज के लिए कौन सा लॉ यूज किया था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास तीन डायरेक्शन की करंट है और हमको अब इनका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं हम लोग, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज किया था, अब यूज करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर डिराइविंग और एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट्स। I23 एंड I31 ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, कलेक्टिवली IPH लिखा जा सकता है। तो क्या ये एक दूसरे के भी बराबर हैं? तो आइए चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज आवर फर्स्ट जंक्शन। यहाँ पे देखिए IR is the outgoing current, I12 is also outgoing current, but I31 is the incoming current। ऐसे फॉर्म में रिलेशन हम लोग नहीं बता सकते हैं इसको। तो आप याद कीजिए जब स्टार का कंडीशन था वहाँ पे करंट्स डायरेक्टली इक्वल थी एक दूसरे के लाइन और फेज दोनों की कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने वोल्टेज का रिलेशन ड्राइव किया हुआ था और वोल्टेज के लिए कौन सा लॉ यूज किया था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास तीन डायरेक्शन की करंट है और हमको अब इनका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं हम लोग, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज किया था, अब यूज करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर डिराइविंग और एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट्स। तो अब लिख सकते हैं बाय किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन R या जंक्शन 1 जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग इनको क्या लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकमिंग करंट दैट इज I31, चूंकि ये फेज करंट है तो ब्लैक पेन से इसको मैं लिख रहा हूं I31। इनकमिंग करंट है इसलिए पॉजिटिव साइन मैंने इसके लिए यूज किया हुआ है। आउटगोइंग करंट है I12 जंक्शन पे तो इसलिए माइनस I12 और IR भी यहाँ पे आउटगोइंग करंट ही है लेकिन लाइन के फॉर्म में इसलिए रेड पेन यूज करूंगा, माइनस IR उसके बाद इक्वल्स टू 0।
ठीक है, मैंने केसीएल अप्लाई किया फर्स्ट जंक्शन पे, इनकमिंग करंट I31 पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट्स हैं दोनों, तो दोनों को नेगेटिव से एक्सप्रेस किया। ठीक, अब इसके बाद मुझको हाँ करना क्या है, लाइन करंट को फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसको एक्सप्रेस कर देते हैं क्विकली। इट कैन खुद बी आल्सो बी रिटन एज IR आई is equal आर to I31 minus I12 and this will become our first equation, equation number 1। पहला इक्वेशन एस्टैब्लिश हो गया, पहले इक्वेशन एस्टैब्लिश किया रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट फर्स्ट फॉर्म में। अब सेम वे में हम लोग करते हैं बाय अप्लाइंग KCL एट जंक्शन Y। अब जंक्शन Y पे अगर आप KCL अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू देखने को मिलती है यहाँ पे। जंक्शन Y पे इनकमिंग करंट है I12, सो वी विल राइट पॉजिटिव I12, आउटगोइंग फेज करंट है I23, देयरफॉर वी विल राइट माइनस I23, और सेम वे में आउटगोइंग लाइन करंट है वहाँ पे IY, देयरफॉर माइनस IY इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगेन IY इज अ लाइन करंट, इसके फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि IY इज इक्वल टू I12 माइनस I23, और ये बन जाएगा मेरा सेकंड इक्वेशन, जहाँ पे मैंने सेकंड लाइन करंट को उसकी फेज करंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और यही काम कंटिन्यू करते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए भी। तो थर्ड इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं बाय अप्लाइंग KCL एट जंक्शन B। अब जंक्शन B पे एक बार फिर से KCL अप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो जंक्शन B पे जैसे KCL अप्लाई करूंगा, देखिए ये है जंक्शन B, इसके लिए भी इनकमिंग करंट अगर मैं देखूं तो एक्चुअली इनकमिंग करंट फॉर दिस जंक्शन, तो मुझको इसको पॉजिटिव में लिखना होगा, तो प्लस I23, देन आउटगोइंग करंट फ्रॉम दिस जंक्शन इज I31, तो इसको लिखेंगे माइनस I31, और आउटगोइंग करंट लाइन के फॉर्म में जो है यहाँ से दिस इज IB, तो इट विल बी रिटन एज माइनस IB इक्वल्स टू 0। अगेन लाइन करंट एक्सप्रेस करते हैं फेज के फॉर्म में, तो वी कैन राइट IB इज इक्वल टू I23 माइनस I31, और ये बन जाएगा थर्ड इक्वेशन, जहाँ तीसरी लाइन करंट को मैंने फेज करंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब एक बार फिर से क्विकली देख लीजिए, ये जितने भी फेज करंट्स हैं ये सब एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है, तो अगर मैं इसको प्लस या माइनस में लिख रहा हूँ मतलब डेफिनेटली ये वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे, तभी आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अगर ये सब वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस हैं तो एक बार फिर से वही काम कर लेते हैं जो स्टार की कंडीशन में किया हुआ था, यानी इन सब पे वेक्टर का साइन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। और अगर वेक्टर का साइन लगा हुआ है तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि अगर आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो रिलेशन आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैं इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लूँ तो वो सेम आइडेंटिटी बाकी के दोनों पार्ट्स पे भी अप्लाई होंगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल राइट टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, जरूरी नहीं इक्वेशन 1 को सॉल्व किया जाए, इक्वेशन 2 और 3 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा इक्वेशन 2 और 3 में से भी किसी को सॉल्व करने का। ठीक है, सो आई विल टेक इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। सो हियर आई विल राइट IR इज इक्वल टू, अब I31 I12 माइनस I12, तो मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट I31 का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस I12 स्क्वायर यानी B स्क्वायर प्लस 2 I31 I12 cos 5 A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। ठीक है, वेयर द थीटा इंडिकेट्स फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन प्लस I31 एंड माइनस I12, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अब इनको मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं तो उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। IR इज अ लाइन करंट, सो सीधे सीधे मैं इसको लिखूंगा IL, क्योंकि मैं इन जनरल इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं फॉर R Y एंड B। तीनों ही फेजेस के लिए। तो अब इसको अगर फेज के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस करूं तो मैं यहाँ पे ये जितनी भी करंट्स हैं ऑल आर फेज करंट्स, तो इनको भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। तो दिस विल बिकम IPH स्क्वायर प्लस IPH स्क्वायर प्लस 2 IPH स्क्वायर cos 60 डिग्रीज। अगेन आई हैव जस्ट अज्यूम्ड फेज एंगल ऑफ 60 डिग्री। ग्रेजुअली जब हम लोग अपने फेजर डायग्राम पे जाएंगे तो आपको फिर से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्यों 60 डिग्री मैंने लिया हुआ है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फाई या 60 डिग्री ये एक्सप्रेस कर रहा है कि फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन प्लस I31 और माइनस I12 इतना है जो मैंने अज्यूम किया हुआ है। अब वो जब फेजर बनाएंगे तो चेक करेंगे कि वाकई में उतना है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आगे इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ वी कैन राइट IL इज इक्वल टू cos 60 पुट कर दिया 1/2, 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर बच रहा है अंडर रूट 3 IPH स्क्वायर। Therefore, finally we can write IL is equal to root 3 IPH। ये रिलेशन आ गया फाइनल फॉर अ थ्री फेज बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। तो लाइन करंट इज रूट 3 टाइम्स ऑफ फेज करंट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये तीनों फेजेस पे अप्लाई होगा अगर आपका सिस्टम सिमेट्रिकल है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं इस पूरे डेरिवेशन को, या तो आप चाहें तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से रिव्यू करके देख सकते हैं। ध्यान बस इतना रखना है आपको कि न्यूमेरिकल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा कनेक्शन में line current is always root 3 times of phase currents, whereas for the same delta connection line voltage and phase voltages will be equal। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो आपको बता देता हूं। इक्वेशन पूरा यही रहेगा, बस ये डायग्राम मैं इरेज करूंगा और इसकी जगह पे आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा। सिंस रूट 3 का रिलेशन आपको करंट से बीच में मिला है तो जो फेजर हम लोग बनाएंगे वो भी करंट्स के फॉर्म में ही बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। और चूंकि ये बहुत क्लियर है, आप ये तीनों इक्वेशंस को देख लीजिए एक बार। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 जो एक्सप्रेस कर रहे हैं लाइन करंट्स को फेज करंट्स के फॉर्म में, तो ऑब्वियस थिंग है कि लाइन करंट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू फेज करंट्स। तो कभी भी हम लोग रिजल्टेंट को पहले ड्रॉ नहीं करते हैं, हमको सबसे पहले तो कंपोनेंट्स को ट्रेस करना होता है। तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर आप फेज सीक्वेंस के हिसाब से लिखें तो I12 सबसे पहली फेज करंट होगी, I23 सेकंड फेज करंट होनी चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से, और I31 लास्ट फेज करंट होगी अपने फेज सीक्वेंस के हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग मुझको सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करना चाहिए। पहली फेज करंट I12 और 120 डिग्री फेज शिफ्टेड इससे होना चाहिए I23, और इससे 120 डिग्री अपार्ट I31। ठीक है, इनके बीच का फेज डिफरेंस एंगल भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे 120 डिग्रीज, इन दोनों के बीच भी 120 डिग्रीज।
और इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री अपोजिट सेक्शन में अगर देखें तो। फिर उसके बाद आप देखिए ये जितनी भी इक्वेशन लिखी हुई है सभी में तीनों नेगेटिव फेजेस भी अवेलेबल हैं, यानी -I12, -I23, -I31। तो मतलब जो पॉजिटिव फेजेस आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा अब उनको नेगेटिवली एक्सटेंड करना भी जरूरी है, नेगेटिव फेज में भी उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव I12 यहाँ पे है इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव I12 इस डायरेक्शन में होना चाहिए। वैसे ही पॉजिटिव I23 अगर इस डायरेक्शन में है तो मैं नेगेटिव I23 यहाँ कहीं पे ड्रॉ करूंगा -I23, और सेम वे में मैं ड्रॉ करूंगा -I31। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये सारे फेजेस ड्रॉ किया तो जो ये 120 डिग्री अपार्ट थे तो अब इन दो सेक्शंस के बीच का डिफरेंस होगा ये 60 डिग्री का। यहाँ पे डिफरेंस जो होगा दिस विल आल्सो बी ऑफ 60 डिग्री, ये सेक्शन भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री का डिफरेंस, और ऐसे जितने 120 डिग्री के डिफरेंसेस थे अब ये सब दो हाफ में बढ़ गए, ऑल विल बी ऑफ 60 डिग्रीज। अब एक बार याद कर लीजिए कि जब मैं डेरिवेशन आपको करवा रहा था तो मैंने यहाँ पे बोला हुआ था कि cos फाई को मैंने थोड़ी देर के लिए 60 डिग्री अज्यूम कर लिया। 60 डिग्री क्यों अज्यूम किया? वेयर फाई यूज्ड टू इंडिकेट द फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन +I31 एंड -I12। ठीक है, +I31 और -I12 के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, और फाई को मैंने लिया 60 डिग्री। बोलने का मतलब है इन दोनों सेक्शंस के बीच का फेज डिफरेंस 60 डिग्री का। तो आइए ट्रेस कर लेते हैं दोनों को, +I31 एंड -I12। दिस इज +I31, दिस इज -I12 एंड देयर फेज डिफरेंस इज ऑफ 60 डिग्री। ये रीजन था कि वहां पे मैंने डेरिवेशन में 60 डिग्री यूज किया। ठीक है, अब करना क्या है कि हम लोगों ने कंपोनेंट्स को बना लिया, अब हमको लाइन करंट्स को ट्रेस करना है इनके कंपोनेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीस थ्री इक्वेशंस। तो चलिए पहले इक्वेशन में चलते हैं। पहली लाइन करंट IR is the resultant of I31 and I12 minus I12। तो देख लेते हैं +I31 and -I12 इनका रिजल्टेंट बना लेते हैं जल्दी से पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हुए। यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया इस पॉइंट तक, और जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, दिस करंट इज IR, द करंट IR। ठीक है, इन द सेम वे सेकंड इक्वेशन के बेसिस पे IY इज इक्वल टू +I12 और -I23। तो +I12 एंड -I23 के लिए भी पैरेलल कंपोनेंट ले लेते हैं जल्दी से, और इनका जो रिजल्टेंट है उसको IY लिखेंगे। लास्ट इक्वेशन के हिसाब से IB शुड बी इक्वल टू +I23 एंड -I31, +I23 और -I31 पैरेलल कंपोनेंट इन दोनों का भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जहां पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं वहां ड्रॉ कर लेते हैं IB। ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, इसको नेमिंग कर दिया IB, और ये आपके सामने पूरा थ्री फेज सिस्टम बैलेंस कंडीशन का ग्राफ अवेलेबल है फॉर डेल्टा कनेक्शन व्हिच इज एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट्स एंड फेज करंट्स। तो इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट्स, और इसका ओवरऑल ग्राफिकल एक्सप्रेशन होता है। ये फेजर के फॉर्म में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन दोनों पार्ट से ये प्रेजेंट पार्ट जो भी हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं और इससे प्रीवियस पार्ट जो हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था स्टार कनेक्शन का, इन दोनों पार्ट से आई थिंक कि आप लोगों का कनेक्शन वाला पार्ट जो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जितने भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं थ्री फेज एसी के उन सभी न्यूमेरिकल के लिए आपका ये कनेक्शन वाला पोर्शन क्लियर होना जरूरी है। अगर ये कनेक्शन का पार्ट आपको नहीं क्लियर है, ये रिलेशंस आपको नहीं क्लियर है, तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल पार्ट। सो आई होप कि दोनों वीडियोस की हेल्प से आपका इतना पार्ट क्लियर हो जाएगा, और अपने इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर इन थ्री फेज एसी का, और उसके बाद से फिर हम न्यूमेरिकल्स पे डील करना शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस फिलहाल वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे और थ्री फेज एसी के इंडिविजुअल तीन वैरायटी के पावर्स के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। दिस इज रंजन, और आज की इस बेसिक इलेक्ट्रिकल की वीडियो में मॉड्यूल नंबर 3 से हम लोग बात करने वाले हैं पावर इन थ्री फेज एसी सर्किट। तो दिस इज द पार्ट 6 ऑफ आवर थर्ड मॉड्यूल, और इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था आपको कनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी के डेल्टा कनेक्शन में, कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं पावर इन थ्री फेज एसी के बारे में। तो और उसके इमीडिएटली बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल टॉपिक पे जाने वाले हैं। तो पावर इन थ्री फेज एसी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक है, एंड आई बिलीव कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने सिंगल फेज एसी दैट इज मॉड्यूल नंबर 2 का थर्ड लास्ट वीडियो जो है उसको जरूर देखा होगा, जहां पे हम लोगों ने पावर इन सिंगल फेज एसी पढ़ा होगा, क्योंकि वहां के कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी जरूर। पावर इन थ्री फेज एसी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। इसमें मैं बात करूंगा आपसे कि पावर कितने टाइप के होते हैं थ्री फेज एसी में, और लाइन और फेज के फॉर्म में पावर्स को कैसे डिराइव करते हैं, और क्या कनेक्शन के हिसाब से पावर्स की वैल्यू बदलती है या नहीं बदलती है। इन सब बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मुलेस निकालेंगे यहाँ से, और इन सब का यूज फिर आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पावर इन थ्री फेज एसी। तो पावर इन थ्री फेज एसी ऑन द बेसिस ऑफ, जैसा कि सेकंड मॉड्यूल में भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि एसी में पावर यूजुअली तीन अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था, डिफाइन किया हुआ था। तो वहां पे हम लोगों ने, मैंने आपको एक पावर ट्रायंगल बताया हुआ था। पावर ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था जहां बेस एक्टिव पावर को एक्सप्रेस कर रहा था, परपेंडिकुलर सेक्शन यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिएक्टिव पावर, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो था दैट वाज एपरेंट पावर। ठीक है, तो उसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एसी में यूजुअली तीन टाइप की पावर है हमारे टाइप ऑफ कनेक्शन। लाइन के फॉर्म में पावर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, पावर को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग √3 VL IL cos phi, इसकी यूनिट वाट्स। ठीक, अगर
रिएक्टिव क्योंकि लाइन टू लाइन ही एक्सचेंज होती है, रिएक्ट को कैसे एक्सप्रेस कर, तो इसका मतलब अल्टीमेटली पावर में कोई चेंज नहीं आता है, बस अगर लाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो चाहे जैसा भी कनेक्शन हो सेम पावर रहेगा, फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो चाहे जैसा भी कनेक्शन हो पावर का फॉर्मूला बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन, लाइन के फॉर्म में पावर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, पावर को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग √3 VL IL cos phi, इसकी यूनिट वॉट्स। ठीक, अगर रिएक्टिव पावर आपको एक्सप्रेस करना है इट विल बी Q इज इक्वल टू √3 VL IL sin phi, यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, दैट इज VAR। और लास्ट अगर आपको एपरेंट पावर एक्सप्रेस करना है लाइन के फॉर्म में तो दिस विल बी √3 VL IL और इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर। ये तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। तो दिस इज एंटायर एक्सप्लेनेशन अबाउट पावर इन थ्री फेज एसी। थ्री फेज एसी के अंदर पावर कैसा होता है, किस स्टेप से एक्सप्रेस किया जाता है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था। और ध्यान रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो पावर हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं तो आपने पहले ही मॉड्यूल 2 में देखा हुआ है कि दैट इज ऑलवेज एक्टिव पावर। एक्टिव में भी हमेशा हम लोग पावर जो यूज करेंगे लाइन के टर्म्स में यूज करेंगे। क्यों लाइन के टर्म में यूज करेंगे, क्योंकि जैसे ये तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। तो दिस इज एंटायर एक्सप्लेनेशन अबाउट पावर इन थ्री फेज एसी। थ्री फेज एसी के अंदर पावर कैसा होता है, किस स्टेप से एक्सप्रेस किया जाता है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था। और ध्यान रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो पावर हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं तो आपने पहले ही मॉड्यूल 2 में देखा हुआ है कि दैट इज ऑलवेज एक्टिव पावर। एक्टिव में भी हमेशा हम लोग पावर जो यूज करेंगे लाइन के टर्म्स में यूज करेंगे। क्यों लाइन के टर्म में यूज करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ था, आप किसी भी मशीन से इनटेक दें किसी मशीन को या उससे आउटपुट लेते हैं, दोनों ही चीज हमेशा लाइन के फॉर्म में, लाइन टू लाइन ही एक्सचेंज होती है। तो अगर लाइन टू लाइन आप एक्सचेंज करते हैं क्वांटिटीज को तो उस कंडीशन में वोल्टेज भी लाइन के फॉर्म में होगा, करंट भी लाइन के फॉर्म में होगा। अगर ये दोनों क्वांटिटी लाइन में है तो जो पावर आप उससे निकालोगे वो भी लाइन के फॉर्म में ही होगा हमेशा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप क्वांटिटीज को डील करते हैं तो जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आप यूज कर रहे हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, आरएमएस फॉर्म में भी है और थ्री फेज के फॉर्म में अगर देखा जाए तो लाइन के फॉर्म में हमेशा बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस होती है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। सो दिस वाज द एंटायर एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन अ थ्री फेज एसी सिस्टम। ये था पावर का पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन कि थ्री फेज एसी सिस्टम के अंदर पावर को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, पावर की वैल्यू बिल्कुल हमेशा सेम रहती है, बस लाइन और फेज के फॉर्म में डिफरेंट रहती है। तो लाइन के फॉर्म में अलग वैल्यूज हैं, फेज के फॉर्म में 3 अलग वैल्यूज हैं, लेकिन ये 3 वैल्यूज में और कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब डिपेंडेंट अपॉन स्टार है या डेल्टा है, उससे कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, पावर की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट पावर इन थ्री फेज एसी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट सा आपको मैं रिव्यू दे दूंगा कि हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे मॉड्यूल में क्या क्या कुछ पढ़ा हुआ है और न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको किन कांसेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, किन चीजों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इमीडिएटली उसी सेम वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल्स में डील करना। तो अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे अपने अपकमिंग न्यूमेरिकल्स के बारे में, थ्री फेज एसी के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करना है, कैसे स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम्स जो जहां पे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको कैसे काउंटर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है कनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी या बाकी और रिमेनिंग जो वीडियोस है मॉड्यूल 3 के, तो उसको जल्दी से देख लीजिए। न्यूमेरिकल सारे उन्हीं बेसिस पे बनने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू ग्रेट अकेडमी प्लस। दिस इज रंजन और अपने मॉड्यूल नंबर 3 में इस वीडियो पे हम लोग पहुंच गए हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन थ्री फेज एसी सर्किट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, हम लोगों ने थ्री फेज एसी सर्किट्स के बेसिक डिटेल्स के बारे में बात किया, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया और कनेक्शन इन थ्री फेज एसी के बारे में डिस्कस किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोस बेसिक कांसेप्ट्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन थ्री फेज एसी सर्किट। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बेसिक अलग अलग वेरिएशन के न्यूमेरिकल्स को आप कैसे काउंटर करेंगे, कैसे उस पर अप्रोच करेंगे, कैसे सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उससे डील करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल ऑन थ्री फेज एसी सर्किट्स। और मैं लिखने जा रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन थ्री फेज एसी सर्किट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने अभी, चलिए रीड कर देता हूं मैं आपके लिए। इफ अ थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohms एंड इंडक्टेंस 0.75 मिली हेनरी एट अ सप्लाई ऑफ 3 एम्पियर्स, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग: टोटल इंपेडेंस, टोटल सप्लाई वोल्टेज, नेट पावर एंड फेजर डायग्राम। एक बेसिक सा क्वेश्चन है थ्री फेज एसी का। ये क्वेश्चन इस कारण से इंपॉर्टेंट है ताकि इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जब आप बनाते हैं तो इससे आप फॉर्मुलेस को अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कि ये थ्री फेज एसी के बिल्कुल बेस पे डील करता है। ये बेस पे डील करने से फायदा ये होता है कि कुछ चीजों को जो कैलकुलेट करने का मेथड सिंगल फेज एसी से अलग होता है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। तो उन चीजों को आप यहाँ पे सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो आपको ये सब बेसिक चीजों को कैलकुलेट करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं जाएंगी। तो मैंने कोशिश किया हुआ यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट को मैंने इंक्लूड कर लिया है कि यूजुअली जितने क्वेश्चन होते हैं या यूजुअली जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे